बच्चों, आज हम अपना दूसरा पाठ आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है दादी माँ, और जो किसके द्वारा लिखा गया है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा, दादी माँ। ठीक है, तो हम इस पाठ को आरंभ करते हैं। मैं ये पाठ पढ़ना आरंभ करती हूँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब जब वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव करते हैं तो उनका मन जो है वो थोड़ा सा अनमना सा हो जाता है, जबकि वो उम्र के अपने 20 बरस पूरे कर चुके हैं, अर्थात 20 बरस की उम्र तक पहुंच चुके हैं। उनका मन जो है थोड़ा बेचैन सा हो जाता है। ठीक है, मेरे शुभ चिंतक। अब देखिए, शुभ चिंतक क्या होता है? शुभ चिंतक यानी भला चाहने वाले। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर तो मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। ये जो छुट्टियां शब्द है गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा छुट्टियों। ठीक है, की सूचना देते हैं कि वो उसको, लेखक को ये प्रसन्न करने के प्रयास करते हुए कहते हैं कि छुट्टियां आने वाली हैं, और पीठ पीछे क्या करते हैं? मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो एक तरफ से लेखक क्या कहते हैं कि वो मेरे शुभ चिंतक है, अर्थात मेरा भला चाहने वाले हैं, और दूसरी तरफ वो क्या करते हैं कि वो मतलब भला कैसे चाहते हैं कि जब लेखक इस प्रकार से अनमना सा हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो उसको दुख को कम करने के लिए वो क्या कहते हैं लेखक को कि कोई बात नहीं, छुट्टियाँ आने वाली हैं। और दूसरी तरफ वो क्या करते हैं कि उसकी पीठ पीछे, मतलब जैसे ही वो लेखक उनके सामने ना रहा, वो कहीं और चला गया या मित्र उनके वहाँ से उठ गए, तो वो जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला, प्रतिकूलता यानी विपरीत परिस्थितियाँ या विपरीतता से घबराने वाला, मतलब जब इस प्रकार की कोई विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में आ जाएं, कोई कष्टपूर्ण जीवन में परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उसमें घबराने वाला कहकर, यह कहकर कि मैं जरा सी ही विपरीत परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों से घबराने लग जाता हूँ, ऐसा कहकर वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, अर्थात मैं बड़ा कमज़ोर हूँ। मैं सोचता हूँ कि अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, कि मैं बार बार जो है उन अपनी पुरानी जीवन की बीती हुई बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। तो लेखक कई बार अपने मन को समझाने का प्रयास करता है कि मैं इस प्रकार से ये सब सोचता हूँ, इससे क्या होने वाला है, इससे कोई परेशानियाँ या फिर वो बीता हुआ वक्त की जो दुख है वो कम होने वाला नहीं है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल और किसी की धुंधली छाया उठती है। लेखक कहते हैं परंतु फिर भी मैं जब इस प्रकार की मेरी परिस्थिति होती है, मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं इस बारे में विचार नहीं करूँगा और ऐसा सोच के मैं अपने आप को दुखी नहीं करूँगा, फिर भी कभी ना कभी मेरी आंखों के सामने एकदम से शरद की शांत किरणों के समान, जिस प्रकार से सर्दी की ऋतु में सूर्य की किरणें बड़ी शांत सी लगती हैं, ठंडी ठंडी लगती हैं, वैसी ही ठंडक लिए शांत सी किरणों के समान दादी माँ का चेहरा जो है स्वच्छ शीतल, मतलब साफ सुथरी, शीतल यानी ठंडक देने वाली, आराम देने वाली, किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो कवि की आंखों में, लेखक की आंखों में किसी की तस्वीर जो है वो दिखाई देने लगती है, उसके सामने, आंखों के सामने किसी की तस्वीर आ जाती है। अब वो क्या होती है देखिए,
मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए, अर्थात सर्दी के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है और दूर से सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें तो मुझे लगता है कि जैसे कवार के दिन आ गए हैं। कवार यानी जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद जब सावन का महीना आता है, सावन के बाद भादों का महीना आता है, भादों के बाद का जो समय रहता है उसे कहते हैं, वो महीना होता है अश्विन मास, जो कि कार्तिक, जिस महीने में दिवाली आती है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है ना, तो उस दिवाली के महीने से पहले का समय और वर्षा ऋतु के यानी भादों महीने के जाने के बाद वाला जो महीना होता है अश्विन मास, उसे हम कहते हैं कवार के दिन, यानी अश्विन मास के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, क्योंकि वर्षा ऋतु होकर गई है तो चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, सिवान, अब यहाँ पर हमारा शब्द आता है सिवान। सिवान का क्या मतलब है? गांव की सीमावर्ती इलाके, गांव के सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है। तो गांव के सीमावर्ती क्षेत्र से जो बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये वो घासें हैं जो कि कौन सी, मोथा और साई खेतों में उग जाती हैं अपने आप। उसकी अधगली मतलब वर्षा ऋतु होकर गई है तो वर्षा के जल में वो कैसी हो गई हैं, गली गली सी हो गई हैं, तो वो अधगली घासें। गेऊर और बन प्याज की जड़ें, बन प्याज होता है एक जंगली प्याज जिसे कहते हैं, जो कि औषधि बनाने के काम आता है, तो उसकी जड़ें और गेऊर, ये भी जो है एक प्रकार की घास होती है जो कि खेतों में उगती है। तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, और बहुत से ऐसे घासें जो कि बरसात के समय में होती हैं, उनके बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, विभिन्न प्रकार की घास है जो खेतों में उगने वाली है, जंगली प्याज है, और विभिन्न प्रकार की घासों के जो बीज हैं वो जो है पानी में सड़ गए हैं, और उसके ऊपर जब सूरज की गर्मी पड़ रही है, अब सूरज निकलने लगा है, वर्षा ऋतु गई चली गई है, तो सूरज की गर्मी में वो पानी जो है वो गर्म होने लगा, उस गर्म पानी में वो बीज और ज़्यादा सड़ के स्मेल, बदबू छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो रास्तों में कीचड़ सूख गया है, अब सूरज की गर्मी के कारण जो कीचड़ है वो सूख गया है। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं, और जो गांव के लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किनारों पर झाग भरे जलाशयों में, मतलब झाग भरे जलाशय मतलब जलाशय जो है उनमें खूब बारिश पानी भरा है, तो वो जो है उनके अंदर कूदे मार मार कर खेल रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, हर मौसम की अपनी अपनी प्रकृति होती है, उसके अनुसार ये हमारे आसपास का वातावरण परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से ये अश्विन मास यानी कवार के दिन है। आषाढ़ में आम जामुन ना मिले तो चिंता नहीं, मतलब आषाढ़ ऋतु जब होती है, आषाढ़ का जब महीना होता है तो उस समय अगर आम और जामुन ना मिले तो कोई बात नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले कि चलो इसमें चिवड़ा और गुड़ नहीं मिला, कोई दुख नहीं। चैत में के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, और चैत के दिनों में अगर लाई यानी वो जो आप लोग खाते हो मुरमुरे, उनके साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, मतलब गुड़ की पट्टी यानी मूंगफली के साथ गुड़ की जो गज्जक बनाई जाती है वो ना मिले, अफसोस नहीं। वो कहते हैं कि इसका कोई अफसोस नहीं होता, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण
झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। क्योंकि लड़कपन की उम्र है लेखक की, तो कहता है कि कवार के दिन हों और जलाशय भरे हुए हों और मौसम जो है, पानी भी वो जो है गंधपूर्ण, मतलब थोड़ी सी स्मेल छोड़ रहा है, सीलन से की जैसी स्मेल आती है, तो वैसी स्मेल मार रहा है, वैसी गंध मार रहा है, और उसके अंदर अगर कूदने को ना मिले, उसमें मस्ती करने को ना मिले, तो क्या लगता है, बड़ा ही बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, बस अंदर ही अंदर कहीं लेखक के मन में बेचैनी हो रही थी। हुड़क सी हो रही थी, क्या, बेचैनी हो जाना, भूख जैसे हुड़क होती है, एक सनक सी उठ जाना, तो हुड़क का मतलब है यहाँ पे बेचैनी। व्याकुलता हो जाना, ठीक है। दो एक दिन ही तो कूद सका था कि मैं सिर्फ एक दो दिन ही तो उस नदी के पानी में, जल के पानी में कूद के नहा सका था। नहा धोकर बीमार हो गया, और जब मैंने इस प्रकार से नहाया तो पानी मुझे सूट नहीं करा और मैं बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी न आन जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अब जब इस प्रकार से हल्का हल्का बीमार हो जाता हूँ तो लेकर कहते हैं कि मुझे वो बीमारी जो है बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, थोड़ी सी बुखार हो जाए, सर में साधारण दर्द हो, सर भी थोड़ा सा भारीपन लिए हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, और दिन भर जो है नींबू और साबू, साबू नाम का कोई खाने का पदार्थ होगा, वो जो है मिलता हो। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी, परंतु इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, और इस बार बुखार जो है हल्का हल्का नहीं चढ़ा, एक बार चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया, यानी बहुत तेज हो गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद, मतलब बहुत सारी रजाइयाँ मुझे ओढ़नी पड़ी, इतनी सर्दी लग रही थी। और कब उतरा, रात को 12 बजे के बाद जो है उस ज्वर से मुझे मुक्ति मिली। अब देखिए आगे लेकर क्या कहते हैं कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेही सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। मतलब लेखक क्या कहते हैं कि इस प्रकार मैं दिन में भी चादर लपेट कर सोया हुआ था, क्योंकि लेखक क्या था, बीमार था। तो कहते हैं कि जब मैं ऐसे लेटा हुआ था तो दादी माँ आई, और वो कैसी थी, वो नहा कर आई थी, और शायद किस में नहा के आई थी, उसी झाग वाले जलाशय के पानी में। और कैसी कैसी थी वो दिखने में, पतली दुबली, स्नेह सने शरीर पर, स्नेह मतलब दुबले स्नेह, मतलब वो प्यार से भरी हुई थी। शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती धारण की हुई थी, मतलब वो क्या पहनती थी, सफ़ेद धोती जिसपे कि पतली पतली किनारी लगी हुई हो। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। सन यानी रुई, सद्य यानी अभी अभी, मतलब बाल सफ़ेद रुई जैसे थे, और उनसे जल जो है वो टपक रहा था, क्योंकि वो नहा के आई थी। और ऐसा, और उस अभी अभी टपकते हुए जल की शीतलता, मतलब ठंडक जो है वो सारी जगह फैल रही थी। उन्होंने आते ही उन्होंने सर पेट छुए, उन्होंने मतलब लेखक का पेट छुआ और सिर छुआ, आंचल की गांठ खोली और अपने दुपट्टे की गांठ को खोला, और किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, और पता नहीं किस अदृश्य व्यक्ति की, मतलब जैसे ऐसी जगह जहाँ पर जो उस कोई शक्ति हो, उस चबूतरे की मिट्टी जो है वो लेखक के मुंह में डाल दी और माथे पर भी लगा दी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, जब तक लेखक बीमार रहा वो लेखक के पास ही बैठी रहती, चाहे दिन हो चाहे रात। कभी पंखा जलती, जब लेखक को गर्मी होती तो पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से रगड़ सहलाती, और जब बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार लेखक को चढ़ जाता तो वो उसके हाथ पैरों को कपड़े के साथ धीरे धीरे सहलाती थी। सर पर दालचीनी का लेप करती,
और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती और बार बार मेरे सर को छूकर ज्वर की बारे में जानने का प्रयास करती कि कितना बुखार मुझे है, हांडी में पानी आया कि नहीं, मतलब बर्तन में पानी भरा गया कि नहीं भरा गया, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, और पीपल की लकड़ी के साथ उसे उसमें छोंका लगाया कि नहीं लगाया, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है कि नहीं, मतलब और खिचड़ी जो है उसमें मूंग की दाल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है नहीं, कोई बीमार के घर से में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, मतलब कोई बीमार व्यक्ति के घर से आके तो नहीं हमारे घर से चला गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे घर में मतलब मैं जो है इतना बीमार पड़ गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती थी। मतलब इस प्रकार के तरह तरह के भांति भांति के प्रश्न जो हैं दादी माँ हमारे परिवार के सभी लोगों से पूछती, जिससे कि ये जानने का प्रयास करती कि कहीं इस कारण से इन कारणों से तो मैं बीमार नहीं पड़ गया। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, मतलब जो गांव के गंवार लोग होते हैं, मतलब बिना पढ़े लिखे डॉक्टर जो होते हैं, उनकी जो बहुत से तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, बहुत से तरह के नुस्खे होते हैं, वो जो है 50 किस्म के उन्हें याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, वो मतलब गांव में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता तो उसके पास जाती और वहाँ जाकर भी वो यही काम करती, उससे भी इसी तरह से प्रश्न पूछती, उनके परिवार वालों से उनको बार बार छू के देखती और उसके लिए तरह तरह की दवाइयाँ बताती, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर मूत्र से लेके मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती, और फिर जो है उनको भांति भांति की बीमारियाँ, भूत से लेकर मलेरिया, मतलब भूत भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, सरसाम, निमोनिया आदि, मतलब विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में बताती कि इसे ये बीमारी होगी, इसे ये बीमारी होगी। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। अब वो क्या बताती, अगर महामारी आ जाती कोई गांव में और विषूचिका विषूचिका यानी जब हैजा वगैरह फैल जाता है, ठीक है ना, तो हैजा के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर, तो उन दिनों में वो सवेरे सवेरे उठकर लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, समझते हो लवंग, गुड़ के साथ उसकी मिलाकर जल की धारा जो है, और गुग्गल और धूप, और गुग्गल की जो धूप होती है उसका सारा धुआं जो है घर में सभी जगह फैलाया जाता। सफाई कोई उनसे सीख ले, मतलब घर में किस प्रकार से सफाई करनी चाहिए, ये तो लोग जो मतलब किसी को उनसे सीखना चाहिए, वो घर में बहुत सफाई रखती थी। तो लवंग का मीनिंग क्या है कि लौंग की तरह का एक पौधा होता है और उसके जो कलियाँ होती हैं, जैसे कि जो लौंग होती है, लौंग भी जो है अपने पेड़ की एक कली सी होती है, ठीक है ना, तो उस कली के साथ गुड़ को मिलाकर उसकी जलधारा, गुग्गल और धूप, इन सबको दिया जाता। सफाई कोई उनसे सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाती, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यदि घर में ये सब काम ना होते तो उन्हें बहुत बुरा लगता और वो पागल सी हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेज महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुत दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता है, और कहीं कुनैन का मिक्सचर, कुनैन दवाई होती है एक, उसको ना खाना पड़े, वो जो है बहुत कड़वी होती है, तो उसके डर से जो है लेखक कहते हैं कि मेरा बुखार पहले ही भाग जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी ही नहीं होता, और फिर अब जो है मतलब बुखार को बुलाने का मतलब इस प्रकार के बुखार की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ये बुखार बहुत परेशान करता है, तो ऐसा होता है कि कभी भी बीमार पड़ो ही नहीं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। पाठ को यहीं ख़त्म करते हैं, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। इसे ध्यान से पढ़ना, कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो मुझसे पूछना, ठीक है बच्चों। और जो जो शब्द मैंने बीच बीच में बताए हैं उन सभी शब्द के अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है। ओके।